हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे क्लास। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। आज हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अर्थक्वेक ऐसे फिनोमेना है जिसको हम लोग डेली लाइफ में कभी ना कभी इसको फील भी किया होगा, इसको ऑब्जर्व भी किया होगा, इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स को देखा होगा, है ना। न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। तो इस ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक हमारे लिए। तो आइए आज अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में एक एक पॉइंट्स को बहुत क्लियरली डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक इन ए वेरी सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन अर्थक्वेक एज ए शेकिंग ऑफ अर्थ। इन ए वेरी सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन अर्थक्वेक एज ए शेकिंग ऑफ अर्थ। तो जब अर्थ क्रस्ट हमारा जब शेक होता है, यानी अपर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट या सरफेस ऑफ अर्थ जब शेक होता है, तो हम उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। बेसिकली ये शेकिंग क्या होती है? ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी थ्रू सम फॉल्ट्स। कुछ फॉल्ट्स के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड रीचेज टू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दे सेक्स द अर्थ। वो फॉल्ट से एनर्जी रिलीज होकर के वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं और अर्थ को सेक करती हैं। बेसिकली अब इसके पीछे क्या स्टोरी है इसको थोड़ा समझते हैं कि जो अर्थक्वेक है हमारा क्यों आता है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि अर्थक्वेक में जो अर्थ के जो इंटीरियर में मतलब कि जो क्रस्ट वाला पोर्शन है और जो अपर सॉलिड पार्ट मेंटल का है, यानी जो लिथोस्फीयरिक रीजन है पूरा हमारा, है ना। लिथोस्फीयरिक रीजन के बारे में हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलेंगे। बेसिकली अपर पोर्शन ऑफ क्रस्ट एंड सॉलिड पोर्शन ऑफ अपर मेंटल, सॉलिड पोर्शन ऑफ अपर मेंटल को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो इस लिथोस्फीरिक रीजन में क्या होता है कि ये बिल्कुल लेयर्ड रॉक्स होती हैं, ठीक है। अब ये रॉक्स क्या होती है, एक के ऊपर एक लेयर्ड फॉर्म में होती है। इनका क्या होता है कि जब इनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दो रॉक दो लेयर्ड रॉक्स का, तो क्या होता है कि बेसिकली ये फ्रिक्शन फोर्स से लॉक्ड होते हैं। इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो इन दोनों लेयर्स को लॉक किए रहता है और इनके फर्दर मोशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये फोर्स चूँकि इसके को अपोज करते रहते हैं फ्रिक्शन को, और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या करते हैं कि इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करके ये अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसी समय एक सडन शॉक जनरेट होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करती है अर्थ सरफेस तक, और जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड दो तीन बातें हम लोग समझ लेते हैं कि लिथोस्फीरिक रीजन में जहाँ से ये एनर्जी जनरेट होती है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पॉइंट्स को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये फोकस कहाँ पे है? अर्थ के इंटीरियर में है, लिथोस्फीरिक रीजन में है। और इस फोकस के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट लाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। दिस एपिसेंटर इज द पॉइंट जस्ट अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और वी कैन ऑल्सो से दैट दिस एपिसेंटर इज एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर फोकस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो अर्थ सरफेस पे जो पॉइंट होगा उसको हम एपिसेंटर बोलेंगे। या यूँ कहें कि इट इज द पॉइंट विच इज एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये बात भी सही होगी एपिसेंटर के लिए। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि एपिसेंटर हमेशा अर्थ सरफेस पे होगा और फोकस अर्थ के इंटीरियर में होगा, ठीक है। तो इन दो बातों को बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। तो बेसिकली जहाँ से फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी क्या होता है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और अर्थ के सरफेस तक पहुँचता है, ठीक है। तो उन वेव्स को जो एनर्जी है, बेसिकली क्या है वेव्स? क्या है? वो एनर्जी है। वो एनर्जी जब वेव के फॉर्म में जब सरफेस तक पहुँचती है, ठीक है, उन्हीं वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स बोलते हैं। ये सेस्मिक वेव्स बोलते हैं या अर्थक्वेक वेव बोलते हैं। सेस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स, इनके दो नाम हम लोग अल्टरनेटिवली यूज करते हैं। बेसिकली ये सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? इनको हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एक बॉडी वेव्स और दूसरा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। तो ये सेस्मिक वेव्स लिथोस्फीरिक रीजन से जनरेट होकर के प्रोपागेट करते हुए सरफेस ऑफ अर्थ तक आती हैं, ठीक है। तो इनको हमने दो ब्रॉडर पार्ट में डिवाइड किया, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव, ठीक है। और बॉडी वेव्स को भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम लोग प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स में। और जो सरफेस वेव है
इनको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, लव वेव्स एंड रेलिक वेव्स, एल वेव्स और आर वेव्स भी बोलते हैं, और अल्टरनेटिवली इन दोनों को यूज भी करते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, लव वेव्स और रेलिक वेव्स को, ठीक है। तो आइए एक एक क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहले बॉडी वेव्स को समझते हैं। ये जो बॉडी वेव्स है, जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है कि जो बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स मतलब कि अर्थ के पूरे इंटीरियर में ये वेव्स ट्रैवल करती है, यानी पूरे अर्थ की बॉडी में ये वेव ट्रैवल करती हैं, इसलिए इनको हम लोग बॉडी वेव्स बोलते हैं, ठीक है। ये फोकस से रिलीज होने के बाद ये एनर्जी अर्थ के इंटीरियर में, इंटायर अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करती हैं वेव के फॉर्म में, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये वेव्स क्या होती हैं, सबसे फास्टेस्ट वेव होती हैं ट्रैवल, जो जितनी भी सेस्मिक वेव हैं अमंग देम दिस बॉडी वेव्स इज द फास्टेस्ट वेव, ये सबसे पहले अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं, और इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। तो अब आइए समझते हैं प्राइमरी वेव्स क्या है हमारी और सेकेंडरी वेव्स क्या है। तो अगर हम पहले प्राइमरी वेव्स की बात करें, तो यानी बॉडी वेव्स का ये एक पार्ट है प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव इज ए पार्ट ऑफ बॉडी वेव्स जो अर्थ के इंटीरियर में होगा, ठीक है। अब प्राइमरी वेव्स की बात करें तो ये सबसे फास्टेस्ट वेव होता है हमारा, ये सबसे फास्टेस्ट वेव होता है अमंग ऑल द सेस्मिक वेव्स, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी प्राइम वेव से रिलेटेड कि इट इज द फास्टेस्ट बॉडी वेव्स, फास्टेस्ट बॉडी वेव्स, ये बात ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और इसके बाद अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये कैसा वेव होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। प्राइमरी वेव हमारा कैसा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है कि ये उन वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं जिनमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो और वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हो, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है, वो दोनों एक डायरेक्शन में हो, तो हम उस वेव्स को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलेंगे। तो पी वेव्स हमारी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये ट्रैवल करती हैं सिमिलर लाइक साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की तरह ये ट्रैवल करती हैं। साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं, अगर हम ये जानते हैं कि साउंड वेव्स जो हैं वो डेंसिटी डिफरेंसेस को, जो एयर मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी डिफरेंसेस हैं उनमें डेंसिटी डिफरेंसेस, एयर मॉलिक्यूल्स में डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करके साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, यानी उनको कंप्रेस करती हैं, रेरिफाइड करती हैं, या यूँ कहें कि स्क्वेच करती हैं और स्ट्रेच करती हैं, स्क्वीज करती हैं, स्ट्रेच करती हैं, इस तरीके से चलती हैं। जैसे कि हमने कुछ अगर बोला, हमने कुछ स्पीक आउट किया, तो यहाँ पे जो पास के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमने बोल के उन पर फोर्स लगाया, ये दूर दूर चले जाएंगे। और आगे जो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे कि ये चूँकि डेंस हैं, आगे मॉलिक्यूल्स हमने जहाँ पे बोला यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए हमारे फोर्स लगाने से, और ये जो एनर्जी हमने इनको दी वो एनर्जी कैरी करेंगे और वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे। फिर ये मॉलिक्यूल्स आगे वाले मॉलिक्यूल्स को पे फोर्स लगाएंगे, इनको रेरिफाइड करेंगे, फिर यहाँ आपको फिर कुछ डेंस मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ पे, फिर ये आगे वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाकर उनको रेरिफाइड करेंगे। तो इस तरीके से साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। इन द सिमिलर फैशन पी वेव्स भी ट्रैवल करती हैं। पी वेव्स से क्या करती हैं कि जो अर्थ के इंटीरियर में क्या है कि डेंसिटी डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं, कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं डेंसिटी कम होती है। तो क्या करता है कि ये पी वेव्स की अर्थ के मटेरियल की वही उन्हीं डेंसिटी डिफरेंसेस में को यूज करते हुए ये ट्रैवल करती है। ये क्या करती हैं कि पहले स्ट्रेच करती हैं, यहाँ पे ये देखिए दूर दूर हो गए ये अर्थ के मटेरियल, यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई, फिर क्या होगा कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, इस पर ये फोर्स लगाएंगे, फिर ये आगे इनको डेंसिटी यहाँ पे कम होगी। तो इस तरीके से स्क्वीज करते हुए और कंप्रेस करते हुए आगे बढ़ती है। यूँ कहें कि कंप्रेशन, या इसके लिए हम लोग डायलेशन भी यूज करते हैं, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन या डायलेशन बोले, या स्क्वीजिंग या स्ट्रेचिंग, ये वर्ड भी यूज करते हैं। तो स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग करते हुए ये वेव्स आगे ट्रैवल करती हैं, यानी जो वाइब्रेशन होता है, जो अर्थ के मटेरियल्स का वाइब्रेशन होता है वो इसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करती है। तो बेसिकली हमारा क्या है कि पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और वो साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं पी वेव्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मटेरियल से ट्रैवल करती हैं। जो पी वेव्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मटेरियल से ट्रैवल करती हैं। तो बेसिकली जो हमारा प्राइमरी वेव्स है इससे रिलेटेड हम लोग तीन बातें ध्यान रखेंगे। पहला कि ये फास्टेस्ट बॉडी वेव्स हैं। दूसरी बात, ये कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ये कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं एंड जस्ट लाइक साउंड वेव्स, और दे कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है ना। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ये ट्रैवल करती हैं। ये इन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए अब बॉडी वेव्स के दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं हम लोग, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स ये भी एक बॉडी वेव्स है, ये भी एक बॉडी वेव है, लेकिन ये प्राइमरी वेव से अलग है।
पहली बात तो ये कि केवल ये सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करता है, ये केवल सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करता है, ठीक है ना, ये सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करता है और ये प्राइमरी वेव्स के बाद आने वाला वेव होता है अर्थ सरफेस पे, है ना, अर्थ सरफेस पे प्राइमरी वेव के बाद आने वाला वेव है ये, और ये केवल सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी खास बात ये है सरफेस वेव की, ये सरफेस वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कैसी होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स कहने का मतलब क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव्स को बोलते हैं कि जिनमें पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का प्रोपागेशन दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो या इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो, और वेव अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो ये दोनों डायरेक्शन प्रोपागेशन ऑफ डायरेक्शन वेव का हो गया और ये पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन हो गई। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो हम उस टाइप के वेव्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल का वाइब्रेशन क्या होता है? अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन होगा, और वेव्स का प्रोपागेशन इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो जो हमारा एस वेव्स है वो कैसा है? ट्रांसवर्स नेचर के हैं। एस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। दूसरी चीज़, ये सॉलिड मटेरियल से ही ट्रेवल करती हैं, ठीक है। पी वेव हमारा क्या है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि पी वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मटेरियल से ट्रेवल करती है। अभी आगे हम लोग शैडो रीजन के बाद बात करेंगे कि शैडो रीजन उस रीजन को कहते हैं कि जहाँ पे ये वेव डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो जो एस वेव्स हैं ये बहुत लिमिटेड रीजन से ट्रेवल करती हैं, बहुत लिमिटेड रीजन से ट्रेवल करती हैं, तो ये हर जगह डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, ये हर जगह डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। ये चूँकि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से ट्रेवल कर लेती हैं, तो ये ज़्यादा रीजन में डिटेक्ट हो पाती हैं सिस्मोग्राफ पे हमारे, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ वो डिवाइस है जिसपे हम लोग मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, ठीक है। तो ये क्या है, एस वेव्स जो हैं वो कम रीजन में डिटेक्ट हो पाती है, तो हम इसलिए कहते हैं कि इनका शैडो रीजन ज़्यादा है। शैडो रीजन उन रीजन को कहते हैं कि जहाँ पे ये वेव डिटेक्ट नहीं हो पाती, तो ये ज़्यादा रीजन में डिटेक्ट नहीं हो पाती ये वेव, तो इसलिए हम कहते हैं कि एस वेव का शैडो रीजन ज़्यादा होता है पी वेव के कंपेरिजन में। इसको आगे अभी हम लोग देखते भी हैं, देखेंगे भी डिटेल में। आइए अब दूसरे सेस्मिक वेव के दूसरे क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सरफेस वेव हमारा, सरफेस वेव। तो जो सरफेस वेव है बेसिकली जब ये क्या होती है, प्राइमरी कह सकते हैं कि बॉडी वेव्स, जो बॉडी वेव्स जो यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जब सरफेस से इंटरेक्ट करती हैं आकर के, जब सरफेस ये बॉडी के इंटीरियर में फ्लो होते हुए जब सरफेस पे आती हैं और सरफेस से इंटरेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे ये न्यू सेट्स ऑफ वेव जनरेट करती हैं, और उन न्यू सेट्स ऑफ वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस वेव कहते हैं। These waves, the primary waves or body waves, which comes when they interact with the earth surface or rock on the earth surface, they generate new sets of waves, and that waves are called surface waves, है ना, उनको हम लोग surface wave बोलते हैं। These waves move along the surface of earth, और surface के along ये move करते हैं। अब इनका जो मोशन होता है अर्थ सरफेस के along, उसको हम लोग देखेंगे। ये मोशन में जब ये अर्थ सरफेस के along मूव करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये साइड वाइज मोशन भी करते हैं इस तरीके से, और इस तरह का भी इनका मोशन होता है। बेसिकली ये जो सरफेस वेव होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। कहने का मतलब कि इसमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा और जो वेव का प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगा, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये जो एस वेव्स हैं ये क्या होगा कि ये दो टाइप की हैं हमारी, लव वेव और रेलिक वेव। इसको हम लोग एक एक देखते हैं। तो पहले अभी हम एस वेव के बारे में इतनी बातें जान लें कि एस वेव क्या है, कि जब बॉडी वेव इंटरेक्ट करती हैं अर्थ सरफेस से, तो वहाँ से जो न्यू सेट्स ऑफ वेव जनरेट होती हैं उनको हम लोग एस वेव बोलते हैं। ये कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, और ये मोस्ट डैमेजिंग वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? मोस्ट डैमेजिंग वेव्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें और हम समझ लेते हैं इन वेव्स से रिलेटेड। तो बॉडी वेव्स और सरफेस वेव से रिलेटेड, तो जो बॉडी वेव्स हैं हमारी, बॉडी वेव्स, तो बॉडी वेव्स हम लोगों ने दो देखा, एक पी देखा और एक प्राइमरी वेव और एक सेकेंडरी वेव, और उसके बाद ये हमारा सरफेस वेव है, सरफेस वेव है। तो अगर हम बात कर ले अगर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार वो रिपीट कर रहा है वेव, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है पी वेव्स की, उसके बाद फ्रीक्वेंसी होता है एस वेव्स की, सेकेंडरी वेव्स की, और उसके बाद सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है हमारी सरफेस वेव्स की, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे देखें तो आपका जो प्राइमरी वेव सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सेकेंडरी वेव की उससे कम फ्रीक्वेंसी, और सरफेस वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम।
और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है, तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी वेव की वेवलेंथ सबसे कम होगी, सेकेंडरी वेव की वेवलेंथ उससे कम होगी, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, सरफेस वेव की कम होगी। तीसरा हम इनको देखें, अगर एम्पलीट्यूड की बेसिस पे देखें, एम्पलीट्यूड की बेसिस पे देखें, जैसे कि अगर ये कोई आपका वेव है तो हम इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अगर एम्पलीट्यूड की बेसिस पे देखें तो सबसे कम एम्पलीट्यूड होता है किसका, पी वेव्स का, उससे कम उससे ज़्यादा एस वेव का, और सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड किसका होता है, हमारा सरफेस वेव्स का। ठीक है, तो ये तीन बातें ध्यान रखेंगे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बात करें, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और तीसरा एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा क्या है, पी वेव, है ना, उसके बाद एस वेव, उसके बाद सरफेस वेव। अगर वेवलेंथ की बात करें तो सबसे कम पी वेव्स, उसके बाद सेकेंडरी वेव्स, देन सरफेस वेव। अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो सबसे कम पी वेव, देन सेकेंडरी वेव, देन सरफेस वेव। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी बातें जान ली, और हमने ये भी देखा कि जो सरफेस वेव है हमारा सबसे मोस्ट डैमेजिंग वेव है। तो सरफेस वेव के बारे में तीन बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात कि ये जब प्राइमरी वेव्स बॉडी वेव्स जब इंटरेक्ट होती हैं तब ये सेकेंडरी वेव्स सरफेस वेव जनरेट होती हैं। ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं और सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं, मोस्ट डैमेजिंग वेव्स होती हैं। इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट्स में, लव वेव्स एंड रेलिक वेव्स, आइए अब इनको देखते हैं। तो बेसिकली जो लव वेव्स और रेलिक वेव्स क्या हैं, ये दोनों ट्रांसवर्स वेव्स हैं। अब इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि इनकी में जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, ये जो लव वेव्स हैं इसमें जो पार्टिकल है आपकी वाइब्रेट कैसे करेगी, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, और वेव्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। वेव्स के प्रोपागेशन और वाइब्रेशन में तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, लेकिन पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट ना करके हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करती हैं। तो ये लव वेव क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कॉज करती हैं। ये क्या क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग कॉज करती हैं। और जो हमारा रेलिक वेव्स हैं, रेलिक वेव्स इलेप्टिकल मोशन करती हैं। इसमें जो पार्टिकल है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं और वेव इस डायरेक्शन में मूव करता है। और ये आगे क्या करता है, आगे जा करके ये वेव सरफेस से जब इंटरेक्ट होता है ना, तो ये रोल करने की कोशिश करता है, इस तरीके से, जैसे ओशियंस में जो वेव्स, वाटर वेव्स रोल करने की कोशिश करती है, तो इस तरीके से ये रोल करने की कोशिश करता है। तो हम ये यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा रेलिक वेव्स है वो इलिप्टिकल मोशन करता है हमारा, है ना, ट्रांसवर्स वेव ही है ये। इसमें जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, और वेव का प्रोपागेशन होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये सब वेव्स क्या करती हैं, ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा शैडो रीजन के बारे में। शैडो रीजन की जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि वो रीजन जो सिस्मोग्राफ पे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे वेव्स को मेजर नहीं कर पाते हैं, उस रीजन को हम लोग क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ पे, ऐसे रीजन जहाँ पे सिस्मिक वेव्स नहीं डिटेक्ट हो पाती, उन रीजन को हम लोग शैडो रीजन बोलते हैं। ये सारे के पी वेव्स के लिए बेसिकली बॉडी वेव्स को ही हम देखेंगे यहाँ पे, कि जो अर्थ के इंटीरियर बॉडी में जो ट्रैवल करती है, पी वेव्स और सेकेंडरी, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर प्राइमरी वेव्स की बात करें तो प्राइमरी वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम से ट्रैवल करती हैं। तो इनको अगर हम सिस्मोग्राफ पे अगर हम डिटेक्ट करें तो ये डिटेक्ट हो जाती हैं ज़्यादा एरिया में, ठीक है ना, ज़्यादा एरिया में ये डिटेक्ट होती हैं। हाँ, कुछ रीजन है जहाँ पे ये डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। वो रीजन क्या है, स्पेसिफिकली 105 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री तक। तो इनके लिए जो पी वेव्स के लिए है शैडो रीजन कितना है, 105 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री तक, यहाँ पे पी वेव्स नहीं डिटेक्ट होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो सेकेंडरी वेव्स 105 डिग्री के बाद, ये इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये कहीं नहीं डिटेक्ट होती। यानी 105 डिग्री इधर से लेकर के इधर तक, 105 डिग्री तक ये फिर उसके बाद डिटेक्ट नहीं होती सरफेस वेव। ठीक है, यानी सरफेस नहीं, सेकेंडरी वेव्स यानी एस वेव्स जो हैं वो 105 डिग्री से लेकर के फिर 105 डिग्री तक नहीं डिटेक्ट होती है। 105 डिग्री के बाद ये नहीं डिटेक्ट होती हैं आफ्टर 105 डिग्री। ठीक है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो शैडो रीजन है, ये देख सकते हैं आप कि ये शैडो रीजन एस वेव्स का है, और ये शैडो रीजन किसका है, पी वेव्स का है। तो पी वेव का शैडो रीजन कम है, एस वेव का शैडो रीजन ज़्यादा है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो वेव्स हैं, जब वेव्स अंदर ट्रैवल करती हैं बॉडी वेव्स, तो ये बिल्कुल क्या होता है कि ये इनके पाथ में बहुत डेविएशन होता है, और वो जो डेविएशन होता है वो डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से होता है। वो डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से वेव्स अपने पाथ से डेविएट होते हैं, या यूँ कहें कि वो अपने पाथ से रिफ्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? रिफ्रैक्ट होते हैं। इसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके बिल्कुल जिगजैग पोर्शन, जिगजैग वे में ट्रैवल करते हैं, या डेविएट होते हैं अपने पाथ से, इस रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से। और ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्यों होती है? ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू रिफ्रैक्शन राइज होता है। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन किसकी वजह से? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से रिफ्रैक्शन अराइज होगा। तो इसकी वजह से ये वेव्स स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल कर पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने शैडो रीजन की भी समझ लिया कि शैडो रीजन उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे हम इन वेव्स को, सेस्मिक वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते सेस्मोग्राफ पे। उन रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? शैडो रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी वेव्स के लिए 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक होता है शैडो रीजन, और जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो 105 डिग्री के बाद वो कहीं नहीं डिटेक्ट होती हैं। ठीक है, तो शैडो रीजन जो हमारा जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनका ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी वेव्स। चलिए, अब अगर हम मेजरमेंट की बात करें कि इन अर्थक्वेक से जो ये सेस्मिक वेव्स अराइज होती हैं इनको मेजर करें, तो मेजर करने के लिए हमारे पास दो डिवाइस जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेस्मोमीटर्स बोलते हैं या सेस्मोग्राफ बोलते हैं। सेस्मोमीटर से अल्टरनेटिवली सेस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं कि इन सेस्मिक वेव्स को इंटेंसिटी वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज दो स्केल लेते हैं, जिसकी बात आगे हम लोग करेंगे। हम लोग इन वेव्स को मेजर करते हैं इंटेंसिटी वाइज या फिर मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, सेस्मोमीटर और सेस्मोग्राफ अल्टरनेटिवली ये दोनों वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है सिस्मोग्राम, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्मोग्राम और सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर से हमें कंफ्यूज नहीं होता है। सिस्मोग्राम क्या होता है कि जब हम सिस्मोमीटर पे, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ पे जब हम वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं तो जो उनका ग्राफिकल आउटपुट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राम बोलते हैं। सिस्मोग्राम इज बेसिकली व्हाट? ग्राफिकल आउटपुट। ग्राफिकल आउटपुट, आउटपुट किसका? जब हम सेस्मोमीटर या सेस्मोग्राफ की हेल्प से जब हम सेस्मिक वेव को मेजर करके उनका जब ग्राफिकल आउटपुट लेते हैं तो उस ग्राफिकल आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेस्मोग्राम बोलते हैं। सेस्मोग्राम बोलते हैं। तो सेस्मोग्राम और ये सेस्मोग्राफ या सेस्मोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम सेस्मिक वेव मेजर करते हैं उनके लिए हम जो सेस्मोमीटर में उनको हम दो स्केल्स पे मेजर करते हैं। एक मर्केली स्केल है और एक रिचर स्केल है। मर्केली स्केल और रिचर स्केल, इन दो स्केल्स का यूज करते हैं। बेसिकली हमें क्या होता है कि जो वेव्स हैं उनका मैग्नीट्यूड होता है और इंटेंसिटी होता है, दोनों बेसिस पे हम मेजर करते हैं। दोनों बेसिस पे मेजर करते हैं। इंटेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा वो डिवास्टेशन या डिस्ट्रक्शन कॉज की, जब हमें ये सब देखना होता है तो हम लोग इंटेंसिटी का यूज करते हैं। तो बेसिकली इसलिए दो स्केल बनाई गई हैं सेस्मोमीटर में। एक होता है, इसको बोलते हैं मर्केली स्केल, और दूसरे को बोलते हैं रिचर स्केल। जो हमारा मर्केली स्केल होता है वो क्या मेजर करता है? इंटेंसिटी मेजर करता है। वो इंटेंसिटी मेजर करता है, और ये उस स्केल पे 1 से लेके 12 तक हम लोग क्या करते हैं? रेंज यूज करते हैं इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखिएगा कि मर्केली स्केल जो है वो इंटेंसिटी मेजर करता है सेस्मिक वेव्स की, और उस पर जो रेंज होता है 1 से लेके 12 तक होता है। ठीक है, जो रिचर स्केल होता है आपका वो मैग्नीट्यूड मेजर करता है, और उस पर जो स्केल होता है वो 1 से लेके 10 तक होता है। बेसिकली ये लॉगरिथमिक स्केल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटेंसिटी 1 है और 2 है या 3 है या 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड अगर 1 है और मैग्नीट्यूड 2 है तो ये इससे 10 गुना ज़्यादा है, फिर इससे ये 10 गुना ज़्यादा है, इससे ये 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड ये मतलब हुआ। यानी अगर हम बात करें कि अगर 3 है मैग्नीट्यूड अगर रिचर स्केल पे, तो और कहीं पे 1 है, तो यहाँ पे 3 वाले पे 100 गुना ज़्यादा हो गया मैग्नीट्यूड 1 वाले से। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इतनी बात ध्यान रखेंगे कि हम लोग रिचर स्केल यूज करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, और मर्केली स्केल यूज करते हैं इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। ठीक है ना, तो इन दोनों को स्पेसिफिकली याद रखेंगे। ठीक है ना, इस पे स्केल हम 1 से लेकर 12 तक यूज करते हैं इंटेंसिटी वाले स्केल पे, यानी मर्केली स्केल पे, और जो रिचर स्केल है उस पर हम लोग 1 से लेकर 10 तक मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो ये बातें थी अर्थक्वेक से रिलेटेड। आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी अर्थक्वेक से रिलेटेड, और ये सारी बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछी भी जाती हैं, कई बार पूछी भी गई हैं, और आगे भी आने वाले एग्जाम्स में ये पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।